तड़पते हुए खसी बकरी को देखना, तड़पते हुए खसी बकरी को देखना, ये कहाँ से बुद्धि वाला बात है। ठीक है, मनुष्य जो है यह बहुत महत्वाकांक्षी जीव है। मनुष्य यह क्या है, बहुत भगवान का लीला क्या है ना, अपरंपार है। यहाँ भी तो आज हमारा चैप्टर है श्वसन। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे रेस्पिरेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, श्वसन। हिंदी में श्वसन बोलेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे रेस्पिरेशन। हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें पोषण हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इसमें पढ़ा था कि हम लोग जो खाते हैं क्यों खाते हैं, ठीक है, और खाना के आधार पर जो है भोजन संश्लेषण करने के आधार पर जंतु के कितने प्रकार होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यह सारी बात पढ़े थे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले चैप्टर में भोजन किए थे, ठीक है, और इस वाले चैप्टर में उसको पचाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोगों ने भोजन किया था। अब इस वाले चैप्टर में उस भोजन को पचाना है। भोजन को पचाना है, दैट मीन्स ऑक्सीकरण करना है। इस वाले चैप्टर में भोजन का ऑक्सीकरण करना है। इस ऑक्सीकरण को करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत को ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके क्या करता है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे जाता है, ठीक है, वो हम इसके आगे के चैप्टर में परिवहन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल आता है, श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन जो है वो हो जाएगा, बहुत सारी क्रियाओं का ये सम्मिलित रूप है श्वसन। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है हम आपको बताते हैं। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ये हो गई एक क्रिया। ठीक है, उसके बाद उस शरीर में उस ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर इस ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, किस में उपयोग होता है, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण करने में उपयोग होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण करने में विशिष्ट एंजाइम की भी उपस्थिति होती है और कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसी जैव ऊर्जा का उपयोग हम लोग खाने पीने, हंसने खेलने, उठने बैठने, आने जाने, पढ़ने लिखने में करते हैं। ठीक है, हम अभी आपके सामने बोल रहे हैं, इसके लिए जो ऊर्जा आई होगी वो इसी श्वसन के कारण आती है। आप अभी ठीक से बैठ के पढ़ रहे हैं, इसके लिए जो आपको ऊर्जा मिली है वह इस श्वसन का परिणाम है। ठीक है, खेलने में, कूदने में, दौड़ने में और हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे क्रियाओं को करने में जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, इसी श्वसन से प्राप्त होता है वह ऊर्जा। ठीक है, श्वसन से कैसे प्राप्त होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको फिलहाल समझना है कि हम अपने दैनिक जीवन में जितना सारा काम करते हैं उन सारे कार्यों के लिए जो ऊर्जा ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, ठीक है, उसको वो श्वसन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, श्वसन से प्राप्त होता है।
ठीक है, वो श्वसन से प्राप्त होता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एंजाइमों की उपस्थिति में होता है। और इस ऑक्सीकरण के बाद, अच्छा वो एंजाइम की बात भी आप समझ लीजिए, जब आप पोषण पर रहे थे तब आप अमाशय में जो भोजन का पाचन हो रहा था उस समय में आपने पढ़ा था कि जो है पेप्सिनोजेन और अम्लजन कोशिकाओं से निकला हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पर कार्य करके उसको पेप्टोन में बदल देता है और वह पेप्टोन प्रोटीन पर कार्य करके, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। यही पढ़े थे ना हम लोग पिछले चैप्टर में। वह पेप्टोन क्या करता था, प्रोटीन का पाचन करता था। दूसरा एंजाइम हम लोग पढ़े थे आगे चल करके कि गैस्ट्रिक लाइपेस नामक जो है गैस्ट्रिक लाइपेस नामक एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है, पढ़े थे ना। तो यही सारी एंजाइम की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन, हम इन्हीं क्रियाओं को श्वसन कहते हैं। श्वसन वैसी सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर में पहुंचाया जाता है, जहां उस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करने में होता है, ठीक है। और वहाँ पर उस ऑक्सीकरण के बाद जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। उन्हीं जैव ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने विभिन्न दैनिक जीवन में करते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है, जिसे शरीर की कोशिकाओं से पुनः बाहर बाद में निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो श्वसन है, यह श्वसन होता है दो प्रकार का। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अवायवीय श्वसन और एक होता है वायवीय श्वसन। वास्तव में श्वसन के जो दो प्रकार होते हैं, ठीक है, श्वसन के जो दो प्रकार होते हैं वो एक्चुअली में श्वसन का चरण है। हमारे शरीर में जो श्वसन होता है वह श्वसन दो चरणों में होता है। उस श्वसन के कुछ भाग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जिन्हें हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, और कुछ भाग ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है जिन्हें हम वायवीय श्वसन कहते हैं। कुल मिलाकर के हमारे शरीर में होने वाले श्वसन दो चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण को अवायवीय श्वसन कहते हैं और दूसरे चरण को वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में या अभाव में संपन्न होता है, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसकी और सारी बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग श्वसन के दो चरणों को अच्छे तरह से समझते हैं, ठीक है। आपको हमने बताया था हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रवेश करता है। पिछले चैप्टर में हमने बताया कि हमारे शरीर में हम ग्लूकोज लेते हैं। अब उस ग्लूकोज को पिछले चैप्टर में हमने लिया था, इस चैप्टर में हमको उसका पाचन करना है। यह ग्लूकोज जो होता है ये होता है 6 कार्बन परमाणु वाले C6H12O6, ठीक है। 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक ये होता है ग्लूकोज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ग्लूकोज को VVI बना के रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये आ ही जाएगा ग्लूकोज, एकदम तय बात है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 6 कार्बन वाले परमाणु होते हैं ये, ठीक है। ये ग्लूकोज का पाचन होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब देखिए यह जो ग्लूकोज है इस कोशिका द्रव्य में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में यह 3 कार्बन वाले
3 कार्बन वाले अणुओं 2 अणु में टूट जाते हैं, ठीक है। 6 कार्बन परमाणु है इसमें, 3-3 कार्बन में अगर बटेगा तो 2 अणु बन जाएगा। कितना अणु बन जाएगा? 2 अणु। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है श्वसन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और यहाँ पर पाइरूवेट बनता है। क्या बनता है? पाइरूवेट। ग्लूकोज का आंशिक श्वसन के पहले चरण में, अवायवीय श्वसन में 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और 3 कार्बन वाले परमाणु अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। मतलब ये 6 कार्बन परमाणु 3-3 कार्बन परमाणु में टूट जाते हैं और पाइरूवेट का निर्माण करते हैं। इस पाइरूवेट के निर्माण में ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा भी मुक्त होती है, कम, ठीक है, मुक्त होती है। ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा भी मुक्त होती है। पाइरूवेट जो है, यह 3 कार्बन वाला परमाणु जो है, इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में विखंडन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका जो है विखंडन होता है। ये तीनों विखंडन अलग अलग जगह पर होता है, ठीक है। ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का विखंडन होने के बाद, ठीक है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज पहले 3 कार्बन वाले 2 अणु में टूट गए जिन्हें हम पाइरूवेट कहते हैं। अब वह पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ठीक है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का में बदलना यह ईस्ट में होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिकाओं में जो है यही पाइरूवेट हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। यह लैक्टिक अम्ल जो है जब हमारे पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में संचय हो जाता है तब हमारे मांसपेशियों में काफ़ी अधिक दर्द होती है। जब हम दौड़ते हैं, जब हम भारी भरकम काम करते हैं, जब हम खेल कूद कर आते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को दौड़ने की आदत नहीं है, वह दौड़ रहा है, ठीक है, कोई बहुत भारी भरकम चीज़ों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा है, ऐसी स्थिति में जब हम बहुत मेहनत वाला काम करते हैं तब हमारे शरीर को ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है और ऐसी स्थिति में यह पाइरूवेट जो है हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और जब यह लैक्टिक अम्ल जो है हमारे पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में संचय हो जाती है तब हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका यह दोनों कार्य जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति या अभाव में होता है, इसलिए यह आपको अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह दोनों जो कार्य है यह आपको अवायवीय श्वसन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। यह भी एक सवाल आपको बन सकता है 2 नंबर का, किण्वन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहा जाता है। यह क्रिया ईस्ट में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और यह अवायवीय श्वसन का एक भाग है। इतना आपको किण्वन की प्रक्रिया में नहीं लिखना है, आपको मैंने जानकारी दिया। किण्वन की प्रक्रिया में आपको इतना ही लिखना है कि जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है तो हम उसे किण्वन कहते हैं, ठीक है। अब और भी अधिक
ऑब्जेक्टिव के तौर पर मैंने आपको बताया कि किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है किण्वन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होती है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आप अनुपस्थिति देंगे, ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन की प्रक्रिया पाइरूवेट, किण्वन की प्रक्रिया में पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट, देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन का अभाव, इस दोनों में थोड़ा अंतर है, इस बात को आप समझिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब हुआ कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, और ऐसी स्थिति में पाइरूवेट जो है वह इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जबकि ऑक्सीजन के अभाव का ये मतलब नहीं होता है। ऑक्सीजन के अभाव का मतलब होता है, ऑक्सीजन के अभाव का मतलब होता है ऑक्सीजन है, लेकिन जितना ऑक्सीजन जरूरी है उतना नहीं है, उससे कम मात्रा में है। ऑक्सीजन का अभाव इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन की कम मात्रा का होना। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब हुआ ऑक्सीजन का बिल्कुल भी नहीं रहना। इस दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम आपको, ये तो आपका ऑक्सीकरण का श्वसन का एक चरण हो गया। ये आपको ऑक्सीजन का एक चरण हो गया। अब ऑक्सीजन का जो दूसरा चरण है वो श्वसन का एक चरण हो गया यह, ठीक है। अब जो श्वसन का दूसरा चरण है वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन, ठीक है। ऑक्सीकरण आप कह सकते हैं। तो पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है विखंडन, ऑक्सीकरण, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में चेंज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिणत हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे यह जो है, यह क्रिया श्वसन का दूसरा क्रिया है, मतलब श्वसन का दूसरा चरण है, जिसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और इस चरण में ऊर्जा की अधिक मात्रा, देखिए यही एटीपी यहाँ भी निकलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम मात्रा में और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है, VVI है वो, एकदम बहुत महत्वपूर्ण कह लीजिए कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है। वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? बहुत ही VVI सवाल है, हम कहीं लिख देते हैं इसको, आप कहीं वायवीय तथा अवायवीय, इसका अंतर आप बना लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसके अंतर को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, बहुत VVI है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताना चाहते हैं श्वसन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिए सबसे पहला अंतर हम आपको बता देते हैं कि अवायवीय श्वसन जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। अवायवीय, अमन नहीं, ठीक है, वायु नहीं, वायु की उपस्थिति में नहीं, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ये आपका पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर आप तो जानते ही हैं, अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होकर के यह पाइरूवेट का निर्माण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का
6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज का विखंडन 3 कार्बन वाले परमाणु में हो जाता है, जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरुवेट। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण या विखंडन होता है। दूसरा अंतर हुआ। पहला अंतर क्या था? अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है। तीसरा अंतर है कि अवायवीय श्वसन में पायरुवेट, इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल, देख लीजिएगा, अवायवीय श्वसन में पायरुवेट, इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुवेट का निर्माण होता है, फिर आपका इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है अवायवीय श्वसन में, जबकि वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की कम मात्रा का उत्पादन होता है और वायवीय श्वसन में ऊर्जा के अधिक मात्रा का, बहुत अधिक मात्रा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो कुल मिला करके ये आपको हमने श्वसन के बारे में बताया। ठीक है, श्वसन के बारे में हमने आपको बताया। अब देखिए, अगर इस चीज़ को रिमाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वीडियो हमारे YouTube चैनल में जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस वाले प्लेलिस्ट में आप श्वसन चैप्टर को निकालिएगा। साइंस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा श्वसन वाला वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, इसको निकाल करके। एक बात, दूसरी बात, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच जाएगा, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये रहा श्वसन की छोटी सी जानकारी। इसके बाद हम लोग अब करेंगे श्वसन। पहले हम लोग पौधों में श्वसन पढ़ेंगे, अब पौधों में श्वसन पढ़ने के बाद जंतुओं में श्वसन पढ़ेंगे। जंतुओं में कीड़े मकोड़ों के बारे में बहुत कम पढ़ना है, फिर हमको ज़्यादातर मानव के श्वसन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है पौधों में श्वसन के बारे में। किस बारे में? पौधों में श्वसन। देखिए, पौधों में श्वसन जो है वह काफ़ी सरल प्रक्रिया है, मतलब साधारण प्रक्रिया है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है। जितनी जंतुओं में होती है, ठीक है, उतनी खास इसमें नहीं है। ठीक, पौधों में श्वसन, इसमें श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह पौधों के सतह से ही होता है। ठीक है, श्वसन गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें वो पौधों के सतह से ही होता है, सतह से ही, और ये विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ये एक बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको बन रहा है कि पौधों में श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको उत्तर हो जाएगा विसरण की क्रिया से होता है। ध्यान में रखिएगा, पौधों में श्वसन विसरण की क्रिया से ही होता है। जलीय पौधों में भी श्वसन विसरण की क्रिया से ही होता है। इस तरह के स्थलीय पौधों में भी आपको सतह से ही होता है।
श्वसन गैसों का आदान प्रदान, जलीय पौधों में भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान सतह से ही होता है और दोनों की क्रिया भी विसरण की क्रिया ही है। ठीक है, हम लोगों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया से नहीं होती है। एक बात को समझ लीजिए, श्वसन बात क्या है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करना है, एक देश से दूसरे देश तक जाना होता है ना। यहाँ से एक गांव से दूसरे गांव की क्या बात करें, एक देश से दूसरे देश जाना होता है और बहुत सारे ऐसे पौधों को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। उस पौधों को काट करके जो है मैंने फर्नीचर बनाना होता है। बहुत सारा काम, पौधा पत्थर क्या क्या है इस दुनिया में, सबके साथ यदि बुद्धि लड़ाना है तो कौन लड़ाएगा? आदमी है ना। हम लोगों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोगों में श्वसन अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी तो अच्छे तरीके से ऊर्जा का उत्पादन होगा, तभी तो अधिक मात्रा में ऊर्जा हम लोगों को मिलेगी। इसीलिए हम लोगों में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग प्राप्त है। हम लोगों को, पौधों को विशिष्ट अंग प्राप्त नहीं है। नहीं, पौधों को विशिष्ट अंग प्राप्त है, ठीक है। आपको निम्न श्रेणी के जंतुओं को विशिष्ट अंग प्राप्त नहीं है। इसको विशिष्ट अंग प्राप्त बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही मात्रा में, जैसे कि जो है श्वसन करने के लिए जिस छिद्र की ज़रूरत है, वात रंध्र की या फिर रंध्र की, वो पौधों में तो होता ही है ना। तो बहुत विशिष्ट अंग तो नहीं है, कुछ अंग हैं लेकिन विशिष्ट अंग तो पौधों में भी नहीं है, ये कहने का मतलब है। आइए, तो श्वसन गैस जो है पौधों में विसरण की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। और यह श्वसन गैसों का आदान प्रदान पौधों में एक जगह से नहीं होता है। जैसे हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, पौधा एक जगह से श्वास नहीं लेता है, बहुत जगह से श्वास लेता है। पौधा पत्तियों से भी श्वास लेता है, यहाँ पर हम लिखे होंगे कहीं, यहाँ पे देखिए, पत्तियों से भी श्वास लेता है, तनाव से भी श्वास लेता है और जड़ से भी श्वास लेता है। पौधा पत्तियों से भी श्वास लेता है, ठीक है। और वातरंध्र, अंतरकोशिकीय स्थान, ठीक है। ये वातरंध्र आपको मूल रूप में पाया, जड़ वाला हो गया, ठीक है। और वातरंध्र जो है यह तना में भी पाया जाता है, तो यह तना से भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पौधे जो श्वसन करते हैं वो जड़ से भी करते हैं, तना से भी करते हैं और पत्तियों से भी करते हैं। पौधे श्वसन कई अंगों से करते हैं। इसके लिए पत्तियों में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते, छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग रंध्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र, और अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, पौधे श्वसन की क्रिया कहाँ से करते हैं? स्टोमाटा से करते हैं। कहाँ से करते हैं? स्टोमाटा से। अब देखिए, पौधे का जो तना होता है, तना के ऊपर में जो मोटी चमड़ी होती है, उस मोटी चमड़ी में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको वातरंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वातरंध्र कहा जाता है। अंग्रेजी में लेंटिसल्स बोलेंगे, ठीक है। वातरंध्र से भी हो करके पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह का छोटा वातरंध्र जो है पौधों के मूल रोम में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मूल रोम। ये मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच बहुत दूर तक फैला होता है, ठीक है। और मिट्टी के कणों के बीच जो हवा होता है, उस हवा को यह ऑक्सीजन के रूप में श्वसन करता है, ठीक है। जड़ भी और जमीन के अंदर भी।
क्यों? जब हम मक्का रोपते हैं तो 1 महीना के बाद उसका मिट्टी को ढीला करते हैं, बोलते हैं हम खेत ताम रहे हैं। खेत तामते हैं ना, नहीं तामते हैं? क्यों? हेरे कनिटा खेत हमर ताम दिया था, मकई में हवा लागते, नहीं बोलता है? हवा तो ऊपर से लगिए रहा है, उसके जड़ का जो मूल रोम है, उस मूल रोम में भी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए। उस छिद्र को भी वात रंध्र, एक्चुअली में वात माने वायु होता है। वात माने क्या होता है? वायु। वायु जिस छेद से होकर के जाए उस छेद को वात रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात रंध्र। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। वात रंध्र जो है ऐसे ही मूल रोम में भी होते हैं। वे मूल रोम पौधों मिट्टी के अंदर फैले होते हैं और मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित हवा को वो श्वसन के रूप में लेते हैं। तो पौधों में श्वसन जो है वह पत्तियों से ही केवल नहीं होता है, ठीक है, तना से भी होता है, जड़ से भी होता है। यहाँ पर आपको इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो मूल रोम होता है ये एपिडर्मल कोशिका से विकसित होता है। ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका कि मूल रोम किस प्रकार की कोशिका से विकसित होता है। एपिडर्मल कोशिका से। किस कोशिका से? एपिडर्मल कोशिका से विकसित होता है, ठीक है। यह मूल रोम जो है उसी वात रंध्र से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं मिट्टी के कणों के बीच से, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी के कणों में छोड़ भी देते हैं उसी वात रंध्रों से, ठीक है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि चलिए, ठीक है, देखिए मूल रोम जो है, खास बात ऑब्जेक्टिव में आएगा, मूल रोम जो है यह पुराने जड़ों में होता ही नहीं है। अगर किसी पौधे को 20-25 वर्ष हो गया है तो पुराने जड़ों में मूल रोम नहीं होता है। इसीलिए 20-25 वर्ष वाले पौधा, मतलब पुराना पौधा जो है, उसके जड़ में कितना भी जल जमाव हो जाए वह पौधा नहीं सूखेगा। लेकिन जरा सोचिए, बहुत ऐसे पौधे हैं जिसके जड़ में यदि आप 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक जल छोड़ दें, जैसे धान का पौधा, उसको पानी जरूरी है, ठीक है। नहीं, धान का पौधा में तो पानी धान के पौधा के ऊपर जब जाता है तब सूखता है, नहीं, जब तक उसके थोड़ा सा भी जब तक निकला हुआ है उससे पहले नहीं सूखता है, ठीक है। आप गेंदा का फूल ले लीजिए या फिर कोई और दूसरा फूल का पौधा, ठीक है, उसके जड़ में 5 दिन पानी लगा के देखिए, सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ से भी ना ऑक्सीजन वो श्वसन कर रहा है। अगर जड़ में पानी आप लगा के छोड़ देंगे जड़ में, तो फिर वह ऑक्सीजन नहीं न ले सकेगा मिट्टी के कणों से, इसीलिए वह सूख जाता है, ठीक है। वात रंध्र के कारण ही वात रंध्र जो है ये तने की कड़ी त्वचा पर होते हैं। तना जो होता है, तना का जो कड़ा वाला त्वचा ऊपर से होता है, छिलका, छाल, उसमें होता है ये वात रंध्र। और ऐसा ही वात रंध्र पौधों के मूल रोम में भी होता है, ठीक है। इसीलिए वात रंध्र में अगर, मतलब पौधों के जड़ में यदि जल का जमाव हो जाए तो वह पौधा सूख जाता है। ये तो हो गया पौधों में श्वसन का कुछ भाग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन की जो दिशा होती है, ठीक है, श्वसन इसमें विसरण के द्वारा होता है, ये बात आपको मालूम है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है ये हमारे और पर्यावरणीय अवस्था के आधार पर ही यह होती है। क्योंकि
देखिए दिन में सूर्य प्रकाश उसको मिलेगा तभी उसको प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया वो करेगा, और प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया करने के लिए उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेना है वायुमंडल से। इसीलिए दिन में पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। पौधा में जो श्वसन गैस की क्रिया होती, गैसों का आदान प्रदान होता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड वह क्या करता है, लेता है वायुमंडल से, ठीक है, क्योंकि उसको ग्लूकोज बनाने की जरूरत है ना। प्रकाशन संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ क्या बताए थे, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बोले थे ना। कार्बन डाइऑक्साइड उसको दिन में लेना है, तो इसी रंध्र से वह कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेगा, ठीक है, और रंध्र से, और उसी रंध्र से ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा दिन में। लेकिन रात में जो है प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड ही हमको मिलेगा, ऑक्सीजन थोड़े मिलेगा। तो हमारी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो सकती है अगर हम प्रतिदिन पेड़ों के नीचे सोएं रात में। तो इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए अब देखिए एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आ रहा है कि पौधों में श्वसन जंतुओं में श्वसन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, मतलब पौधों में भी श्वसन होता है, जंतुओं में भी श्वसन होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर क्या है, पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन में अंतर क्या है। देखिए पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन जो है, सबसे पहला अंतर तो ये है कि पौधा एक जगह से सांस नहीं लेता है, कई जगहों से सांस लेता है। पत्तियों से भी लेता है, जड़ों से भी लेता है, तनों से भी लेता है। ठीक है, पत्तों से भी सांस लेता है, जड़ों से भी सांस लेता है और तनों से भी सांस लेता है। ठीक है, जबकि हम लोग जंतु एक ही जगह से सांस लेता है, नाक से, हर जगह से सांस नहीं लेता है, केवल नाक से सांस लेता है। ठीक है, 2 नंबर, पौधों में गैसों का परिवहन, पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। पौधों में मतलब श्वसन गैस एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, परिवहन नहीं होता, हर जगह श्वसन होता है, इसलिए जो है ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह उसमें नहीं जाता है। लेकिन हम लोग एक ही जगह से सांस लेते हैं और शरीर के सभी हिस्सों में वही ऑक्सीजन जाता है। एक ही जगह से सांस लेते हैं हम लोग, पौधे हर जगह सांसें लेता है वो, ठीक है, लेकिन हम लोग उसका पत्ती भी, सब पत्ती सांस लेता है, सब तना सांस लेता है, सब जगह से सांस लेता है। ठीक है, जड़ भी सांस लेता है, हम लोग तो केवल नाक से सांस लेते हैं। इसलिए जंतुओं में श्वसन गैसों का परिवहन होता है, लेकिन पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। ठीक है, पौधों में श्वसन की गति धीमी होती है और जंतुओं में श्वसन की गति तेज होती है। ठीक है, ये हो गया आपको पौधों में श्वसन। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं में श्वसन को। ठीक है, देखिए जंतुओं को 2 भाग में बांटिए, एक निम्न श्रेणी के जंतु, एक उच्च श्रेणी के जंतु। ठीक है,
निम्न श्रेणी का जो जंतु है उसको भी दो भाग में बांटिए, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। जैसे आप अमीबा, पैरामीशियम सबके बारे में पढ़ते हैं, वह एक कोशिका से उसका शरीर बना हुआ है। हम लोग का शरीर करोड़ों कोशिका से बना हुआ है, करोड़ों कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो एक कोशिका से बना हुआ है वो तो आपको अमीबा, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। यह एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो श्वसन होता है विसरण की क्रिया द्वारा होता है और कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। श्वसन किधर से होता है? कोशिका झिल्ली से। किस क्रिया द्वारा? विसरण की क्रिया द्वारा। किस में? एक कोशिकीय जीव में। बहुकोशिकीय जीव जो निम्न श्रेणी का जंतु है, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, उसमें भी विसरण के द्वारा ही श्वसन होता है, लेकिन उसमें शरीर के सतह से होता है, शरीर के सतह से होता है, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव जो है आपको निम्न श्रेणी में, उसमें आपको कीट आता है, कीट। निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो बहुकोशिकीय जीव है बहुकोशिकीय जीव में कीट आता है। कीट में कौन सब? तेलचिट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब। इसमें भी श्वसन विसरण के द्वारा होता है, लेकिन शरीर के सतह से होता है। किसमें? नहीं, ये उच्च श्रेणी के जंतु में आएगा, ठीक है, ये उच्च श्रेणी के जंतु में आएगा। बहुकोशिकीय जीव में जो है शरीर के सतह से विसरण होगा और शरीर के सतह से श्वसन होगा और विसरण के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा श्वसन होगा। उच्च श्रेणी का जो जंतु है इसमें आपको पक्षी आता है, मैमेलिया आता है और छोटे छोटे कीट पतंग भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको श्वसन के लिए विशेष अंग दिया गया है और वे विशेष अंग हैं श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। श्वसन के लिए 3 विशेष अंग हैं। कौन कौन? श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा। श्वास नली से कीटों में होता है श्वसन। किसमें? कीटों में, श्वास नली से। और गिल्स से किस में होता है श्वसन? मछलियों में। ऑब्जेक्टिव है, तीनों ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कीटों में जैसे कि तेलचिट्टा, टिड्डा, इस सब में श्वसन श्वास नली के द्वारा होता है। मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है और मनुष्यों तथा पक्षियों में श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। किसको? किससे? फेफड़ा के द्वारा। आइए पहले श्वास नली को समझते हैं। श्वास नली जो है यह अत्यंत साखित मतलब हुआ बहुत सारा, जाला टाइप का, ठीक है। इसके शरीर में हवा भरी नलिकाएं, बहुत सारी हवा भरी नलिकाएं होती है और जाला टाइप से होती है, जाल टाइप से, ठीक है। वो एक तरफ शरीर के ऊतक के संपर्क में रहती है, जबकि दूसरे तरफ शरीर के बाहर श्वास रंध्र पर खुलती है। डायरेक्ट हवा शरीर के सतह पर श्वास रंध्र से होकर के प्रवेश करता है और ऊतक तक पहुंच जाता है। कीटों में ऐसा हम लोगों में नहीं होता है, कीटों में। फिर मछली जो है वो रहती है जल में। कहाँ रहती है? जल में। जल में घुले हुए ऑक्सीजन को श्वसन करने के लिए उसको अलग तरह का श्वसन अंग होता है उसको बोलते हैं गिल्स। उसको क्या बोलते हैं? गिल्स। प्रत्येक मछली में दो गिल्स के 2 समूह होते हैं, ठीक है। प्रत्येक मछली में गिल्स के 2 समूह होते हैं, ठीक है। जो लोग मछली खाता है उसको मालूम होगा, आँख के नीचे दोनों बगल ऐसे ऐसे होता है। उसको पकड़ के पहले जब मछली हम लोग बनाते हैं तो पहले उसी को पकड़ के एक तरफ से गिल्स को पकड़ते हैं, एक तरफ से मछली को पकड़ते हैं, आप फाड़ देते हैं। नहीं, वही गिल्स है। वही क्या है? गिल्स है। देख लो उसको, ठीक है। हालांकि मछली खाना नहीं चाहिए, जीव की हत्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन यह मछली तो क्या, बहुत जगह के मनुष्य को ही मारकर खा जाते हैं।
ठीक है। यह मनुष्य सांप को भी मार के खाता है। यह मनुष्य कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस क्या क्या नहीं मार के खाता है। यह मनुष्य बहुत महत्वाकांक्षी जीव है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। हालांकि मनुष्य का जो आहार नाल है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो बहुत लंबा होता है, करीब 6 मीटर का होता है, और केवल शाकाहारी जीव के ही आहार नाल लंबे होते हैं, मांसाहारी जीव के आहार नाल छोटे होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है सेल्यूलोज को पचने में बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज को पचाना पड़ेगा। शाकाहारी जीव जो होते हैं आहार नाल उनका लंबा होता है, मनुष्य का भी लंबा है। उस हिसाब से भगवान जो है मनुष्य को शाकाहारी बना के भेजे थे, लेकिन भगवान को भी ये बात मालूम है कि जिस जीव को हम बुद्धि दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बुद्धि, वो पता नहीं क्या क्या कर देगा वहाँ जाके। इसलिए विकल्प में फाड़ने वाला दांत भी दे दिए। विकल्प में यदि तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तब इस दांत का उपयोग तुम करना, ठीक है। कब? जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तब। वास्तव में मांस मदिरा का सेवन वही लोग करता है जिसको बुद्धि नहीं है, बुद्धि जिसका भ्रष्ट है, साफ खत्म है। सोचो, ये तुमको कहीं से बुद्धि वाला बात लग रहा है? तरपते हुए खसी बकरी को देखना, पहले उसको काटता है, काट करके छीलता है, तब उसको गरम कढ़ाई में दे करके और तरपाता है उस बकरी को, तब उसको खाता है। ये तुमको कहीं से भी बुद्धि वाला बात लग रहा है? कहीं से भी? हालांकि जो लोग मीट मछली खाता है, इसमें सब मीटे मछली खाने वाला है, जो लोग मीट मछली खाता है वो इस बात को नहीं समझेगा, वो कहेगा ये मास्टर ज़्यादा पढ़ लिया है। मेरी बात उन लोगों को खराब लग सकती है जो लोग मीट मछली खाते हैं, और वो कहेंगे ये मास्टर का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, जबकि बुद्धि उसका भ्रष्ट है, मेरा भ्रष्ट नहीं है, हम तो नहीं खाते हैं, ठीक है। कहीं से भी यह उचित नहीं है, जीव को मार करके खाना कहीं से उचित नहीं है। एक व्यक्ति हमको कुछ दिन पहले, समथिंग 5-7 वर्ष पहले, एक व्यक्ति कहता है कि सोचिए जरा, यदि हम बकरी को नहीं खाएंगे तो बकरी की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि लोगों को रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। आहार श्रृंखला आपको हम पढ़ाएंगे लास्ट में क्या पढ़ाएंगे? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में यह बात साबित किया हुआ है कि इस जगत में मांसाहारी जीव भी जरूरी है। सोचो, यदि बिच्छू नहीं देता, बिच्छू है ना बोलते उसको, सांप जो खाता है, क्या बोलते हैं उसको? बिज्जी बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, नेवला बोलते हैं। सोचो, अगर भगवान नेवला को नहीं बनाते तो क्या हम लोग रह पाते? नहीं रह पाते। आहार श्रृंखला में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। मांसाहारी जीव को यदि नहीं बनाते, सोचो, रोज मेरे अंदाज से अपना जो बाजार लगता है यहाँ पे, रोज 10 को 12 को बकरी कटता होगा, रोज, उससे कम नहीं करता है, रोज 10 को 12 को बकरी कटता है, और वो इसी एरिया से खरीदा हुआ बकरी है। सोचो जरा, अगर वह बकरी नहीं कटे तो बकरी का संख्या बढ़ेगा ना? बकरी का संख्या बढ़ेगा ना, और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या, मनुष्य को बकरी खाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मनुष्य को बकरी खाना चाहिए, क्योंकि भगवान बकरी को खाने के लिए भी मांसाहारी जीव बनाए हैं।
शेर आदमखोर क्यों होते जा रहा है? आदमखोर तो होता ही है वो, ठीक है। बाघ आदमखोर तो होता ही है वो, ठीक है। लेकिन सोचो अगर उसको छोटा सा मेमना मिल जाए खाने के लिए, आदमी पर काहे ला झपट्टा मारेगा? जानते हो, हम लोग बकरी खा खा करके उसके आहार को ख़त्म कर दिए हैं, जंगल काट काट करके उसके आवाज़ को ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए वो हमारे घर चले आते हैं। देखा होगा यूट्यूब पे, ठीक है। कहीं कहीं बाघ आ जाता है, दूसरी जगह से आ जाता है। हाँ, तो कुल मिला करके भगवान जो है ना वो किया हुआ है, व्यवस्था किया है भगवान मांसाहार के का, ठीक है। हम लोग नहीं खाएंगे तो भी प्रकृति संतुलित रहेगी, लेकिन हम लोग खाते हैं। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट है, सीधी बात हम कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो श्वास नली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, गिल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि यह जो है गिल्स में होता क्या है एक्चुअली में, आइए उसको हम समझते हैं। गिल्स में क्या होता है? गिल्स जो है ना वो बहुत विशेष अंग है मछली के लिए। ऐसा अंग है कि जब मछली पानी में होती है तो मुंह होकर के वो पानी और आहार दोनों को एक साथ लेती है। जब वह मछली पानी में होती है तो आहार और जल दोनों एक साथ अपने मुंह में लेती है। वहाँ से आहार ग्रसनी होकर के ग्रास नली में चला जाता है और पानी वहाँ से गलफर होकर के बाहर निकलता है। अब उस गलफर में भगवान ऐसा क्षमता दे दिया है कि वह गलफर मछली का, उसमें रक्तवाहिनी होता है। क्या होता है? गलफर में मछलियों का रक्तवाहिनी होता है, ब्लड वेसल्स। रक्तवाहिनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। उस गलफर में गलफरों में रक्तवाहिनियां होती हैं। जब मछली पानी को अपने मुंह में लेता है तो पानी गलफर से होकर के जिस समय में निकलता है, उसी समय में उस पानी में घुलित ऑक्सीजन गलफर द्वारा छना करके रक्तवाहिनी में घुस जाता है और पानी गलफर होकर के निकल जाता है। यह बात हमने यहाँ पर जल की धारा मछली अपने मुख में लेती है, वहाँ से आहार नाल के ग्रसनी के द्वारा भोजन ग्रास नली में चला जाता है और वही पानी मछली के गिलकोष्ठ में से होकर के शरीर से बाहर निकल जाती है। जब पानी जल गिलकोष्ठ में प्रवेश करती है तो वहाँ पर रक्तवाहिनी, गिल्स में रक्तवाहिनियाँ होती है। वहाँ उन रक्तवाहिनियों से ऑक्सीजन जो है वह छना जाता है, गलफरों से ऑक्सीजन छना करके रक्तवाहिनियों में प्रवेश कर जाता है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड उस जल में मिल करके बाहर चले जाता है। इस तरह से मछलियों में श्वसन होता है, ठीक है। मनुष्यों में, पक्षियों में श्वसन के लिए एक विशेष अंग दिया हुआ है जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। ये उपसंघ वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में पाए जाते हैं और इस फेफड़ा का उपयोग वायवीय श्वसन में होता है, ठीक है। एम्फीबिया वर्ग के जंतु भी इसी फेफड़ा का उपयोग धरती पर आने के बाद करते हैं। एम्फीबिया वर्ग का जंतु मतलब हुआ मेढक, ठीक है। जो जल में रहता है उसको बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल। क्या बोलते हैं? एक्वाटिक एनिमल। जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। जो जल में भी या थल में भी रहता है, जैसे मेढक, मछली को बाहर निकालिएगा मछली मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मेढक को मछली को फेफड़ा नहीं होता है, वो केवल जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ले सकती है,
बाहर में वो ऑक्सीजन नहीं ले सकती है, इसीलिए मछली को जिंदा रखने के लिए पानी देना जरूरी होता है। लेकिन मेढक को गिल्स भी होता है और फेफड़ा भी होता है। वह जब पानी में होता है तब गिल्स का उपयोग करके श्वसन करता है, और जब धरती पर होता है, थल पर, तब वह फेफड़ा से ऑक्सीजन श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है। इसीलिए मेढक जल में भी रह पाता है और थल में भी रह पाता है। हालांकि मानव को ऐसा कोई सुविधा भगवान ने दिया नहीं, ठीक है, मनुष्य को ऐसा कोई सुविधा भगवान ने नहीं दिया है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ने इसकी व्यवस्था की है, ठीक है। भगवान हमको केवल फेफड़ा दिए थे। क्या दिए थे? फेफड़ा। फेफड़ा से हम जल के बाहर अपना श्वास लेकर के जल के बाहर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिया। अब जो है तैराक सब जो जल में तैरते हैं, अधिक समय तक जल में रहते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक जो है उसके पैर में चौड़ा वाला एक वस्तु बना दिया पहनने के लिए। हमको नाम मालूम उसका नहीं है। चौड़ा वाला वस्तु बना दिया पहनने के लिए, वो पंख जैसा होता है, ठीक है, पैर में पहनता है उसको जूता के तरह, ठीक है। और श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिया। पीठ पर सिलेंडर ले लिया और यहाँ पर लगा लिया मास्क, ऑक्सीजन मास्क, अब पानी में चल गया। अब वह पानी में बहुत अच्छे से तैर पाएगा, ठीक है। और पैर में जो वो पहनता है उसके हिसाब से दिशा भी बदल पाएगा। मछलियाँ अपना दिशा बदलने के लिए क्या उपयोग करती है? पूँछ। मछलियाँ अपने पूँछ को जब इधर करती है तो उधर घूमती है, और मछलियाँ जब अपने पूँछ को इधर करती है तो इधर घूमती है। ठीक यही कार्य जो है नाव में भी होता है। नाव पर चल रहा व्यक्ति बांस से अगर नाव खेप रहा है और उसको यदि इधर मुड़ना है तो बांस इधर ठेलेगा, बांस इधर ठेलेगा तो नाव इधर घूमेगा। अब बांस इधर ठेलेगा तो नाव इधर घूमेगा। अब बांस पीछे ठेलेगा तो नाव आगे बढ़ेगा। यही काम तो हम लोग करते हैं पानी में तैरने के वक्त। और न्यूटन का तृतीय गति नियम यही तो कहता है, जब हम किसी दिशा में बल लगाते हैं तो ठीक उतना ही मात्रा का बल उसके विपरीत दिशा में लगता है। यही तो है न्यूटन का तृतीय गति नियम। चलिए, बायोलॉजी से फिजिक्स में जा रहे थे, जाना एक्चुअली में है नहीं। मानव श्वसन तंत्र हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे। एक दिन का यह भी कार्य होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।